रीति और यश ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों की हालत पहले से ही खराब थी और अब ये नया अत्याचार। मिहिर को पीटने की इच्छा बढ़ती जा रही थी। जिम में कदम रखते ही रीति की आंखें फैल गईं। इतने सारे इक्विपमेंट्स, इतने सारे वजन। मोहित ने वार्म अप की लिस्ट पढ़नी शुरू की। स्क्वैट्स, पुशअप्स, बर्पीज, प्लैंक्स, हाई नी रनिंग, जंपिंग जैक। यश ने सिर पकड़ लिया। ये तो वार्म अप है, असली एक्सरसाइज कितनी लंबी होगी। मैं धरती छोड़कर जा रहा हूँ, कहते ही वो फर्श पर लुढ़क गया। रीति भी हिम्मत हारने वाली थी, लेकिन मोहित को उस पर जरा भी दया नहीं आई। उसने सख्त लहजे में कहा, दोनों को पूरा करना होगा। आखिरकार जैसे तैसे दोनों ने पूरा वर्कआउट किया और अंत में आधा मरे हुए जमीन पर गिर पड़े। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। रीति अब इस माहौल में पूरी तरह घुल मिल गई थी। सभी उसका सम्मान करते थे, उसकी मदद करते थे और दादाजी तो उसे अपनी पोती जैसा प्यार देने लगे थे। रीति अब पहले से ज्यादा फिट और आत्मनिर्भर हो चुकी थी। मोहित ने सिर्फ एक्सरसाइज ही नहीं, बल्कि सेल्फ डिफेंस भी सिखाना शुरू कर दिया था। 1 मंथ कब बीत गए, किसी को पता ही नहीं चला। अब रीति पूरी तरह मॉडर्न बन चुकी थी। उसका मेकओवर हो चुका था और वह अब लेटेस्ट फैशन के कपड़े पहनने लगी थी। उसका वजन भी 2 किलो बढ़ गया था, लेकिन अब वह सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं, बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत थी। मिहिर जब भी अपडेट लेता, तो मोहित हमेशा कहता, रीति मैडम अब पहले जैसी नहीं रही, वो अब स्ट्रांग हो रही हैं। पर क्या रीति वाकई में तैयार हो रही थी, या ये सिर्फ एक शुरुआत थी? दोपहर का टाइम, सब हॉल में बैठकर मस्ती कर रहे होते हैं। रीति, ईवा, श्रेया, यश ये चारों मिलकर कैरम बोर्ड खेल रहे होते हैं और साथ में ही एक दूसरे को चिढ़ा रहे होते हैं जो हर रहा होता है उन्हें। तभी राघवेंद्र जी वहां पर आते हैं और कहते हैं, मेरी मिहिर से बात हुई थी, वो आज घर आ रहा है। ये सुनकर यश तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। कहता है, मतलब अब मुझे एक्सरसाइज करने से छुट्टी मिलने वाली है, वाओ, अब मैं अपने घर जा सकूंगा। वही श्रेया भी खुश हो जाती है ये सोचकर कि वह मिहिर को दिखाएगी कि वह कितनी अच्छी टीचर है, उसने कितने अच्छे से रीति को पढ़ाया है। लेकिन रीति तो एक अलग ही सदमे में जा चुकी होती है, क्योंकि जब से मिहिर बाहर गया होता है तब से रीति ने उसके रूम का कबाड़ा बना रखा होता है। वार्डरोब में सारे कपड़े इधर उधर हो रखे थे, यहाँ तक कि उसके रूम में ऐसी कोई चीज नहीं थी जो इस वक्त अपनी जगह पर रखी हुई हो। सब इधर उधर पड़ी थी और इसमें गलती भी हमारी रीति की नहीं थी। मैं 3:00 बजे उठकर 3 बजे से 6:30 तक एक्सरसाइज करती थी। फिर सबके लिए अपने हाथों से नाश्ता बनाती थी मैथ्स के साथ मिलकर। उसके बाद वह श्रेया के साथ पढ़ाई करती थी। इन सारी चीजों को करके वह इतना ज्यादा थक जाती थी कि जो थोड़ा बहुत उसे टाइम मिलता था उसे सोने में निकाल देती थी। रात के सन्नाटे में शहर की हल्की हल्की रोशनी खिड़की से छनकर अंदर आ रही थी। घड़ी की टिक टिक कमरे में गूंज रही थी और हवा में एक सुकून देने वाली शांति थी। मिहिर अपने बिजनेस मीटिंग से लौटते हुए जैसे ही अपने घर पहुंचा, उसके कदम अनायास ही तेज हो गए। 2 हफ्तों की दूरी उसके अंदर एक अजीब बेचैनी भर चुकी थी। दरवाजा खोलते ही हल्की रोशनी में उसे रीति का चेहरा दिखा, जो बेड पर चैन की नींद सो रही थी। मिहिर की हल्की थकान एक पल में गायब हो गई। उसके चेहरे पर अनायास ही एक हल्की मुस्कान आ गई। बैग को एक तरफ रखते हुए उसने अपने कोट की बटन खोली और धीरे से उसके करीब गया। रीति का चेहरा हल्की चांदनी में और भी मासूम लग रहा था। उसके चेहरे पर कुछ बाल बिखरे हुए थे, जो उसकी सांसों की लय के साथ हल्के हल्के हिल रहे थे। मिहिर ने धीरे से एक उंगली से उन बालों को हटाकर उसके कान के पीछे कर दिया। उसकी कोमल त्वचा पर उसके स्पर्श से एक हल्की झुनझुनी सी दौड़ गई। वो बस कुछ पल उसे निहारता रहा। उसकी सांसों की हल्की आवाज, उसके चेहरे की मासूमियत, उसकी शांत नींद, सब कुछ इतना सुकून देने वाला था कि मिहिर का दिल चाहता था कि वक्त यहीं रुक जाए। पर उसका दिमाग अब भी उलझन में था। उसने खुद से सवाल किया, मैंने सोचा था कि कुछ दिनों के लिए दूर चला जाऊंगा तो तुम्हें भूल जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जितना तुम्हें दिमाग से निकालना चाहता हूँ, तुम उतनी ही मेरे दिल में घर कर जाती हो। मिहिर का हाथ अनायास ही उसके गालों पर चला गया। उसने अपने अंगूठे से उसके गाल को हल्के से सहलाया और एक गहरी सांस ली।
क्या ये बस तुम्हारी कहानी सुनकर आया हुआ दया का एहसास है? क्या मैं बस तुम्हें बचाना चाहता हूँ, तुम्हारी जिंदगी को ठीक करना चाहता हूँ? या फिर मैं सच में तुम्हारी तरफ खींचता चला जा रहा हूँ? उसके दिल में एक उथल पुथल थी, एक तूफान था। उसे कभी किसी लड़की की इतनी परवाह नहीं हुई थी। उसने हमेशा अपने काम को सबसे ज्यादा अहमियत दी थी। लेकिन रीति के साथ चीजें अलग थीं। अगर ये सिर्फ अट्रैक्शन होता तो अब तक खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन क्यों नहीं हो रहा? क्यों हर वक्त तुम्हारे हंसते हुए चेहरे की तस्वीर मेरी आंखों के सामने आ जाती है? क्यों जब मैं तुमसे दूर होता हूं तो भी तुम्हारी यादें मुझे जकड़ लेती हैं? उसकी नज़र रीति के चेहरे से उसके हाथ पर गई, जो हल्की सी उसके पेट पर रखा था, जैसे कोई सपना देख रही हो। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन अब मैं तुमसे भागना बंद कर रहा हूँ। उसने अपने हाथ से रीति के हाथ को हल्के से छुआ। चाहे जो भी हो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। अगर ये बस एक एहसास है, तो समय के साथ चला जाएगा। लेकिन अगर ये एहसास नहीं गया, तो तुम मेरी जिंदगी की वो इंसान बनोगी जिसकी तलाश शायद मुझे हमेशा से थी। उसकी आंखों में एक दृढ़ निश्चय आ गया। इस बार वो खुद से भागेगा नहीं। इस बार वो अपने दिल की सुनने वाला था। मिहिर धीरे से बैग के पास बैठ गया और अपने हाथों को रीति के हाथ पर रख दिया। उसकी गर्म हथेलियों का स्पर्श पाकर रीति ने हल्की करवट ली और एक मीठी मुस्कान उसके चेहरे पर उभर आई। मिहिर की धड़कन तेज हो गई। क्या तुम मेरे लिए ही मुस्कुरा रही हो, रीति? उसने हल्के से उसकी उंगलियां थाम ली और खुद से वादा किया। अब चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। कमरे में रात का सन्नाटा अब भी था, लेकिन मिहिर के दिल का तूफान थम चुका था। वो बस उसे देखता रहा, जैसे किसी अनमोल खजाने को पा लिया हो। डैश डैश डैश। अगली सुबह सूरज की हल्की किरणें खिड़की से अंदर आ रही थीं। मिहिर की आंखें हल्की सी खुली, तो उसने खुद को रीति के करीब बैठा हुआ पाया। उसकी उंगलियां अब भी रीति की हथेलियों को थामे हुए थीं। उसने हल्के से अपनी हथेली वापस खींचनी चाही, लेकिन तभी रीति ने हल्के से अपनी उंगलियां उसकी उंगलियों के ऊपर रख दी। मिहिर का दिल जोर से धड़का। रीति की पलकें धीरे धीरे खुल रही थीं। उसकी आंखों में हल्की सी नींद थी, लेकिन जैसे ही उसने मिहिर को इतने करीब देखा, वो एक पल के लिए चौंक गई। हस्बैंड। मिहिर ने खुद को सामान्य बनाए रखा और हल्की मुस्कान के साथ बोला। गुड मॉर्निंग, रीति। रीति ने खुद को थोड़ा संभाला और अपने बालों को पीछे किया। उसकी आंखों में बीती रात के हल्के धुंधले सपने थे, जो अब भी उसकी यादों में ताज़ा थे। आप यहाँ इस तरह क्यों बैठे थे? उसने हल्की आवाज में पूछा। मिहिर कुछ पल उसे देखता रहा, फिर गहरी सांस लेते हुए बोला, क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि मैं अब और तुमसे दूर नहीं रह सकता। रीति की आंखें चौड़ी हो गईं। वो कुछ पल तक कुछ नहीं बोल पाई। मिहिर ने हल्के से उसके चेहरे की ओर देखा और मुस्कुराया। मैंने बहुत कोशिश की, रीति, तुम्हें अपने दिमाग से निकालने की, इस एहसास को दबाने की, लेकिन अब और नहीं। रीति का दिल तेजी से धड़कने लगा। हस्बैंड, आप क्या कहना चाहते हो? मिहिर ने उसकी आंखों में देखा और बिना किसी झिझक के कहा, मैं कहना चाहता हूं कि अब मैं तुमसे भागने वाला नहीं हूं। अब जो भी होगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारे पास, तुम्हारे करीब। रीति के होंठ हल्के से खुले, लेकिन उसके पास कोई शब्द नहीं थे। कमरे में सुबह की हल्की ठंडक थी, लेकिन उनके बीच जो एहसास जाग रहा था, वो हर सर्द एहसास को पिघला सकता था। मिहिर ने हल्के से उसकी हथेलियों को थामा और धीमी आवाज में कहा, अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, रीति। रीति की आंखों में हल्की नमी आ गई। उसने हल्के से सिर झुकाया और एक पल के लिए उसकी आंखें बंद हो गईं। शायद पहली बार उसने किसी के साथ खुद को पूरी तरह सुरक्षित महसूस किया था। मिहिर सुबह उठते ही अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है और वही श्रेया भी आज जबरदस्ती कॉलेज के लिए निकल जाती है। वह एक कॉलेज की प्रोफेसर थी और वह अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से अपने काम को नहीं छोड़ना चाहती थी। श्रेया को राघवेंद्र जी ने काफी बार मना किया कॉलेज जाने से, लेकिन वह उनकी एक न सुनते हुए कॉलेज निकल जाती है। सबके जाने के बाद अब घर में बस रीति और राघवेंद्र जी ही बचे थे। रीति अकेले बहुत ही ज्यादा बोर हो रही थी और वह हॉल में अकेले मुंह लटका कर बैठी हुई होती है। तभी राघवेंद्र जी वहां आते हैं और कहते हैं,
रीति मुझे भी आज ऑफिस जाना होगा, एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है और उसे मीटिंग में मेरा रहना भी जरूरी है। उसकी इस बात को सुनकर रीति और ज्यादा सेट हो जाती है क्योंकि राघवेंद्र जी के जाने के बाद तो घर पर उसके अलावा कोई और बचत ही नहीं और वह अकेले बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती थी, लेकिन वह उनसे बोल ही नहीं सकती थी कि वह अभी उनके साथ जाना चाहती है या फिर उसे अकेले अच्छा नहीं लग रहा है। वही जब राघवेंद्र जी उसकी फेस को देखते हैं तो वह समझ जाते हैं और कहते हैं, रीति जो रेडी हो जाओ, हम बाहर चल रहे हैं। रीति जब ये सुनती है तो उसके फेस पर एक बड़ी सी स्माइल जाती है और वह जल्दी से जाती है और रेडी होकर आ जाती है क्योंकि आज पहली बार किसी ने उससे ये कहा था कि वह उसे बाहर लेकर जाएगा। राघवेंद्र जी उसे देखकर कहते हैं, रीति तुम तो इस ड्रेस में बहुत प्यारी लग रही हो। उसके बाद वह उसका हाथ पकड़ते हैं और घर से बाहर ले जाते हैं। वह जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं वैसे ही चारों तरफ से बहुत सारे बॉडीगार्ड आकर उन्हें कवर कर लेते हैं। फिर वह कार के पास आते हैं तो एक बॉडीगार्ड आगे बढ़कर कार का गेट ओपन करता है। फिर वह पहले रीति को अंदर बैठने के लिए कहते हैं और फिर खुद बैठते हैं। वही रीति उस कार को बहुत ही ध्यान से देख रही थी क्योंकि वहां पहली बार कार में बैठे थी। फिर राघवेंद्र जी ड्राइवर की तरह देखते हैं, कहते हैं, ऑफिस लेकर चलो, और ड्राइवर ओके बोलकर कार स्टार्ट कर देता है। वहीं उनकी कार के पीछे और 4 कारें आ रही होती हैं जिनमें उनके बॉडीगार्ड थे उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। वही रीति विंडो से बाहर देख रही थी क्योंकि उसने बाहर की दुनिया कभी देखी ही नहीं थी। उसे यह बाहर की दुनिया एक जादुई दुनिया की तरह लग रही थी, एकदम ब्यूटीफुल। उसके लिए नॉर्मल रास्ते भी स्वर्ग की तरह थे। ऊंची ऊंची बिल्डिंग है उसे बहुत ही ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी और उसे डर लग रहा था कि एक आवाज होगी और वह उठ जाएगी और उसका यह खूबसूरत से सपना टूट जाएगा। राघवेंद्र जी भी रीति को देख रहे थे और रीति को इतना ज्यादा खुश देखकर उनके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। थोड़ी देर बाद उनकी कार ऑफिस पहुंच गई होती है और उनकी कार जैसे ही रुकती है वैसे ही एक बॉडीगार्ड भागता हुआ आता है और कार का गेट ओपन करता है उन दोनों के लिए। रीति कार से बाहर आकर अपना मुंह खोले अपने सामने बड़ी सी बिल्डिंग को देख रही होती है। तभी राघवेंद्र जी उसके सर पे हाथ रखते हैं और कहते हैं, बच्चा हम अंदर चले। तभी वह पे मेहर का असिस्टेंट आ जाता है और वह उन दोनों को ग्रेट करते हुए कहता है, मैम सर कब से आपका वेट कर रहे हैं। राघवेंद्र जी कहते हैं, ठीक है हम अभी अंदर आते हैं, और फिर वह रीति का हाथ पकड़ते हैं और फिर वह बिल्डिंग के अंदर आ जाते हैं। मोहित फिर जल्दी से लिफ्ट का बटन प्रेस करता है और फिर तीनों अंदर चले जाते हैं। वह लिफ्ट जाकर सीधे मेहर में फ्लोर पर जाकर रुकती है। राघवेंद्र जी और रीति जैसे ही बाहर निकलते हैं सब लोग राघवेंद्र जी को ग्रेट करने लगते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी नज़र राघवेंद्र जी के पीछे चल रही हमारी छोटी सी रीति पे जाती है, सही लोगों के माइंड में रीति को देखने के बाद एक ही क्वेश्चन था कि आखिर ये लड़की है कौन, क्योंकि किसी को पता नहीं था कि हमरे मेहर की शादी हो चुकी है और ये लड़की कोई और नहीं उसकी वाइफ है। वह सब लोग घूर घूर कर उसी को देखे जा रहे होते हैं और वही रीति को अजीब फील हो रहा होता है, लेकिन तभी उसे राघवेंद्र जी की आवाज आती है जिसके चलते वह उसे देखने लगती है। राघवेंद्र जी रीति को देखते हुए कहते हैं, रीति तुम मोहित के साथ जाओ, ये तुम्हें मेहर के पास छोड़ देगा। फिलहाल मुझे कुछ काम है तो मैं जाकर उसे फिनिश करके आता हूँ। रीति उसकी बात सुनकर बस अपना सर हाँ में हिलती है और उसके साथ चल देती है। रीति मोहित पे पीछे चलते हुए अपने चारों तरफ देख रही होती है। तभी वहां पे एक पर्सन आता है और उसके पीछे पीछे 2 लड़कियां भी आती हैं जिनके हाथों में फाइल होती है। उन्हें देखने के बाद मोहित वहीं पे रुक जाता है और रीति भी रुक जाती है। मोहित उनकी तरफ देखा है और कहता है, क्या हुआ। तभी वह पर्सन मोहित की तरफ देखता है और रोनी सी शक्ल बनाकर कहता है, बॉस बहुत गुस्सा हो गए हैं क्योंकि इस फाइल में प्रिंटिंग गलत हो चुकी है और यहाँ पे बॉस के पर्सनल असिस्टेंट भी आज नहीं है, उन्हें किसी काम से दूसरे साइट पर जाना पड़ गया है। मोहित जैसे ही उनकी बात सुनता है वो एकदम से चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम्हें पता है ना बॉस कितने गुस्से में आ जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि उनके काम में कोई गलती हुई है। ओह गॉड मैं क्या करूँ तुम सबका। फिर वह जल्दी से उस फाइल को लेता है और देखता है कहाँ पे क्या गलती हुई है। फिर वह जल्दी से वहीं पे उस चीज़ को ठीक करने लगता है। फिर वह उन सारी मिस्टेक को सही करते हुए कहता है, अब दोबारा से तुम सब बॉस के सामने मत चले जाना, नहीं तो तुम दोनों की नौकरी जानी तो पक्की है।
वह दोनों एम्प्लॉय उसकी बातें सुनकर डर जाते हैं। वहीं मोहित अपने गुस्से पर काबू करता है और कहता है, जाओ तुम दोनों यहाँ। मोहित की बात सुनते ही वह दोनों वहां से तुरंत चले जाते हैं और मोहित रीति की तरफ देखता है और कहता है, रीति बच्चा मुझे माफ करना, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ने के लिए मिहिर की केबिन तक अभी नहीं जा सकता, क्योंकि इस फाइल को कंप्लीट करना जरूरी है, क्योंकि 15 मिनट बाद ही बहुत बड़ी कंपनी के साथ हमारी मीटिंग है। इसलिए तुम यहाँ से राइट की तरफ जाकर सामने देख रहे केबिन के अंदर चले जाना, वहाँ पे तुम्हें मिहिर मिल जाएगा या फिर उसका असिस्टेंट। रीति मोहित की बातों को समझते हुए कहती है, कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी, आप जाकर अपना काम कर लो। मोहित उसकी बात सुनकर उसके माथे पर हाथ फिराता है और फिर वह वहां से चला जाता है उसे फाइल में हुई गलती को सही करवाने के लिए। अब हम अपने क्यूट सी रीति को देखते हैं जो अपनी जगह पे खड़ी होकर ऑफिस को देख रही होती है। वह ऑफिस सच में बहुत ही बड़ा होता है। उस ऑफिस की दीवारों पर कई बड़े बड़े आर्टिस्ट के हाथों की बनी हुई पेंटिंग लगे हुए होते हैं। उस ऑफिस में कई सारे ऐसे आरती होते हैं जो सिर्फ यहीं पे होते हैं। रीति उन सब की खूबसूरती में इतनी ज्यादा खो जाती है कि वह मिहिर के केबिन में जाना ही भूल जाती है और एक एक आर्ट पीस के पास आकर उसे छू छू कर देखने लगती है। वही दूसरी तरफ मिहिर को देखते हैं तो अपने केबिन में बैठा हुआ होता है और अपने दूसरे असिस्टेंट पर चिल्लाते हुए कहता है, क्या यहाँ पे मोहित नहीं रहेगा तो कोई काम नहीं होगा। वह असिस्टेंट डरते हुए कहता है, बॉस वो फाइल आ रही है, सिर्फ 2 सेकंड दीजिए। मिहिर गुस्से में कहता है, क्या अच्छा मीटिंग शुरू होगी तब आएगी फाइल। उसकी इस बात को सुनकर वह असिस्टेंट और भी ज्यादा डर जाता है। तभी वहां पे एम्प्लॉय आता है और ऑफिस का गेट ओपन करता है और कहता है, बॉस फाइल रेडी है, अब हमें चलना चाहिए। मिहिर पहले तो कुछ देर देखता है और फिर कहता है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, और ये काम तो दूसरे एम्प्लॉय का था ना, तो तुम उसकी जगह पर क्यों आए हो। हाँ, ये काम तो दूसरे एम्प्लॉय का था, लेकिन आज बिग बॉस भी आए हुए हैं ना, तो इसलिए वो उसके काम में लग गया, इसलिए मैं यहाँ पे आ गया। अच्छा, तो दादाजी आ गए हैं, और क्या दादाजी मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। मिहिर उसे एम्प्लॉय से पूछता है। यस बॉस सर, आ गए हैं, और वो अपने पुराने बिजनेस पार्टनर के साथ मीटिंग रूम में ही है। वह एम्प्लॉय अपने डर पर काबू पाते हुए कहता है। मिहिर उस एम्प्लॉय के हाथ से फाइल लेता है और उसे रीड करने के बाद कहता है, चलो फिर तुम मेरे मीटिंग रूम में। इतना कह वह अपने चेयर से खड़ा होता है और केबिन से बाहर निकल जाता है मीटिंग रूम में जाने के लिए। वही रीति को देखते हैं, वह एक वॉल के सामने खड़ी होती है जहां पर एक बहुत बड़ी सी पेंटिंग लगी हुई होती है, और वह पेंटिंग उसे इतनी अच्छी लग रही होती है कि वह से खड़ी होकर उसे ही देख रही होती है। और फिर वह उसे देखते हुए ही दूसरी तरफ जाने लगता है कि तभी वह मिहिर से टकरा जाती है, और मिहिर से टकराने की वजह से वह जैसे ही गिरने वाली होती है वैसे ही मिहिर उसे उसकी कमर से पकड़ के बचा लेता है। वही रीति जो गिरने के डर से अपनी आंखों को बंद कर ली होती है, और वही दूसरी तरफ जब मिहिर अपने सामने रीति के फेस को देखता है तो वह देखता ही रह जाता है। मतलब उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा होता है कि रीति यहाँ है। मिहिर तो रीति के फेस को ही देखता रह जाता है, उसके आईलैशेस को, उसके लिप्स को। वह उसको उस ब्लैक आउटफिट में देखकर एकदम हिप्नोटाइज सा हो जाता है, और वह कब उसके लिप्स की तरफ बढ़ जाता है उसे खुद पता नहीं चलता। वही दूसरी तरफ ऑफिस के सारे लोग उन दोनों को ही देख रहे होते हैं, वह भी अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके। मतलब कि उन्हें यकीन नहीं हो रहा होता है कि उनके बॉस ये कर क्या रहे हैं। कुछ लोग तो अपनी फेस को नीचे कर लिए होते हैं, तो कुछ लोग तो मजे लेकर उन दोनों की तरफ ही देख रहे होते हैं। और वह सब बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी हो रहे होते हैं ये देखने के लिए कि क्या सच में बॉस उस लड़की को किस करने वाले हैं। वही मोहित जो हड़बड़ी में वहां पर पहुंचा हुआ होता है, जब वह अपने सामने का सीन देखता है उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि अब वो क्या करे और कैसे रोके अपने बॉस को, क्योंकि उसे मिहिर के गुस्से का शिकार होने से भी डर लग रहा होता है। लेकिन जब उसकी नज़र ऑफिस में खड़े बाकी लोगों पर जाती है जो उन दोनों को ही घूर घूर कर देख रहे होते हैं, तो उसका मुंह बन जाता है और फिर वह मिहिर और रीति की तरफ देखता है। रीति की आंखें जहां अभी भी बंद होती है, वही मिहिर के लिप्स अब रीति के लिप्स को छूने ही वाले होते हैं। ये सब देखकर मोहित अपने मन में कहता है, नहीं, मैं ये सब नहीं होने दे सकता, और इन बेशर्म ऑफिस वालों के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। मोहित फिर बहुत हिम्मत करता है और बोलता है, बक बक बॉस, मीटिंग है बॉस। मिहिर जब मोहित की आवाज सुनता है तब जाकर वह अपने आप को और रीति को देखता है और जल्दी से अपने होश में आता है और रीति को सही से खड़ा करता है।
रीति भी अपनी आंखों के अब तक ओपनली होती है और वह मिहिर की तरफ देखने लगती है। मिहिर अपने सेंस में आता है और वह रीति के फेस को अपने दोनों हाथों से पकड़ता है और कहता है, रीति तुम यहाँ कैसे आई? रीति कुछ देर तक तो उसकी आंखों में ऐसे ही देखती रहती है और फिर बहुत हिम्मत करके कहती है, मैं यहाँ दादाजी के साथ आई। अच्छा तुम दादाजी के साथ यहाँ आए हो? तभी वहाँ पे उसका दूसरा असिस्टेंट भी आ जाता है और कहता है, हाँ सर, रीति बड़े सर के साथ ही आई है और सर ने मुझे बोला भी था इनको आपके पास छोड़ने के लिए, लेकिन मुझे कुछ काम आ गया था इसलिए मैं चला गया था। मिहिर उस अंकल टाइप्स लिखने वाले असिस्टेंट को बचपन से अपने दादाजी का के साथ देखता हुआ आ रहा होता है, इसलिए वह उनको भी अपनी अंकल की तरह ही मानता था, इसलिए वह उनकी बातों को ज्यादा माइंड नहीं करता है। नहीं तो अगर यह गलती किसी और से हुई होती तो वह अब तक उसका जीना हराम कर चुका होता। फिर मिहिर रीति के माथे पर हाथ रखता है और कहता है, चलो अब तुम आ ही गई तो मेरे साथ मेरे केबिन में चलो। तभी मोहित एक बार भी अपने आप को शेर के हवाले करते हुए कहता है, बॉस लेकिन हमारी तो अभी मीटिंग है और को पता है ना वह मीटिंग हमारे लिए कितनी ज्यादा खास है। मोहित की बात सुनकर मिहिर की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है, लेकिन मीटिंग के सीरियसनेस को देखते हुए वह रीति की तरफ देखता है और कहता है, रीति तुम मुझे बताओ, तुम मेरे साथ चलना चाहोगी या फिर मेरे ऑफिस में बैठकर मेरे आने का इंतजार करोगी? रीति मिहिर की तरफ देखती है और फिर कहती है, मैं आपके साथ जाऊंगी। मिहिर स्माइल करते हुए उसके चिक्स पे अपना एक हाथ रखता है और कहता है, तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मुझसे खुलकर बात कर सकती हो। और फिर वह रीति के हाथों को पकड़ लेता है और मोहित की तरफ देखते हुए कहता है, जाओ और सबको इन्फॉर्म कर दो मैं आ रहा हूँ। मोहित ओके बोलकर वहां से चला जाता है। फिर मिहिर रीति का हाथ पकड़ता है और कहता है, रीति चलो। वही रीति मिहिर के पीछे पीछे चलने लगती है। मिहिर ने रीति का हाथ पकड़ा हुआ था और वही रीति बार बार उस हाथ की वही देखे जा रही होती है। आज उसे बहुत डिफरेंट फील हो रहा होता है। कुछ मिनटों बाद ही मिहिर वहां पे आ जाता है जहां पे उसकी मीटिंग होने वाली थी। जैसे ही मिहिर वहां पे आता है, मोहित वही सामने गेट के पास ही खड़ा होता है और मिहिर को देखते ही कहता है, बॉस सब कुछ रेडी हो गया है, सब लोग आपका ही वेट कर रहे हैं। मिहिर सिर्फ अपना सर हाँ में हिलता है और फिर मोहित उस मीटिंग रूम गेट ओपन करता है और मिहिर रीति को लेकर अंदर चला जाता है। जैसे ही सभी लोग मिहिर को देखते हैं वो सब उसे ग्रेट करते हैं और फिर बैठ जाते हैं, लेकिन उनकी नज़र जैसे ही रीति पे जाती है वो शॉक हो जाते हैं कि आखिर ये लड़की है कौन और मिहिर के साथ क्या कर रही है। लेकिन फिर उन्हें लगता है ये लड़की जरूर यहाँ की कोई ऑफिस वर्कर होगी या फिर कोई नई असिस्टेंट। बोलो इससे आगे नहीं सो पा रहे होते हैं क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है कि जो इंसानों के सामने खड़ा है वह एक राक्षस है और उसे लड़कियों से कोई मतलब नहीं है और ना ही किसी लड़की में इतनी हिम्मत होगी जो इस राक्षस के साथ रह सके। वही रीति पूरे टाइम अपना फेस नीचे ही की हुई होती है क्योंकि उसे डर होता है कि अगर किसी ने उसे देखा तो इसकी सजा भी उसी को मिलेगी। ये बात मिहिर ने उसे मीटिंग रूम में आने से पहले ही बोल दी होती है। वही मिहिर धीरे से अपनी सीट की तरफ बढ़ जाता है और अपने चेयर पे बैठकर आराम से रीति के बैठने के लिए चेयर निकलता है और उसे अपने बगल में बिठा लेता है। वही बाकी लोग अब क्यूरियोसिटी से रीति की तरफ देखने लगते हैं और वो लोग ये सब देखकर एकदम हैरान हो चुके होते हैं और उनके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल चल रहा होता है, आखिरकार ये लड़की है कौन जिसकी केयर खुद उनका बॉस कर रहा है। लेकिन मिहिर से ये क्वेश्चन पूछने की किसी भी पर्सन के अंदर हिम्मत नहीं थी। वो लोग चुपचाप वह सब कुछ देख रहे थे। फिर मिहिर उन सब की तरफ अपनी तीखी आंखों से घूरते हुए देखता है और बोलता है, अगर तमाशा देखना बंद हो गया हो तो मीटिंग रुको करो। वो लोग जैसे ही उसकी बात सुनते हैं सब जल्दी जल्दी से अपने कामों में लग जाते हैं और फिर जल्दी ही मीटिंग स्टार्ट हो जाता है। रीति लगभग 2 घंटे तक तो सब कुछ ध्यान से सुनती है, लेकिन फिर उसे वहां पे बैठे बैठे बोरियत फील होने लगता है और फिर धीरे धीरे करके उसे नींद आने लगती है और वह चेयर पे अपना सर पीछे करके आंखें बंद कर लेती है और कुछ ही मिनट के अंदर वह गहरी नींद में सो भी जाती है। जो बाकी सब मेंबर मीटिंग रूम के अंदर बैठे हुए होते हैं, जब वही देखते हैं कि वो लड़की वहां बैठकर सो गई है तो वह लोग बुरी तरीके से डरने लगते हैं क्योंकि उन्हें पता था अब किसी भी वक्त मिहिर की नज़र जब उस लड़की पर पड़ेगी तो वह उस लड़की पर बहुत बुरी तरीके से चलाएगा, वह भी तब तक जब तक वह लड़की बुरी तरीके से रोने नहीं लगेगी। ये सब बातें वह सभी लोग सो रहे थे,
लेकिन जब मिहिर की नज़र रीति पे पड़ती है तो उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और वह अपनी जगह से खड़ा होता है और अपने कोट को निकाल कर उसे अच्छे से कवर कर देता है। वह उसके फेस को भी ढक देता है जिससे कि कोई उसको न देख पाए। वह बाकी मेंबर उसको ऐसा करते देखकर शॉक में चले गए होते हैं, क्योंकि उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा होता है कि जो सामने इंसान है वह उनका वही बॉस है जो हल्की से अगड़ाई आने पर उन्हें बेइज्जत करके यहाँ से निकाल देता था। मिहिर उस सब की नज़रों को इग्नोर करता है और फिर बैठकर उसे मीटिंग पर फोकस करते हुए उन सब के साथ डिस्कशन करने लगता है। ऐसे ही 4 घंटे तक वह मीटिंग चलती है और फिर एक एक करके सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं। उन सब के जाते ही मिहिर रीति को अपनी गोद में उठता है और उसे अपने केबिन में लाकर सोफे पे लिटाकर उसके सर को अपनी गोद में रख लेता है और उसके सर को सहलाने लगता है। रीति इस वक्त बहुत ही प्रिटी लग रही होती है जिससे मिहिर अपनी नज़ारे उस पे से नहीं हटा पाता है। मिहिर को पता ही नहीं चला वह कब रीति को देखते हुए ही उसके क्लोज चला गया और फिर वह उसके लिप्स पे अपने लिप्स को सॉफ्टली टच करता है और फिर वह अपने लिप्स को धीरे धीरे मूव करने लगता है। मिहिर को तो पता ही नहीं चला वो कब ये करने लगा। मिहिर जब उसके लिप्स पे अपने लिप्स चला रहा होता है और फिर वह रीति के लिप्स पे अपने लिप्स को बुरी तरीके से प्रेस करने लगता है। वही रीति जो नींद में थी उसे पता नहीं क्यों ये चीज़ बहुत अजीब लग रही थी और वही मिहिर जैसे जैसे रीति को किश करते जा रहा था उसे बहुत डिफरेंट फील हो रहा होता है और वह अब और भी ज़्यादा चाहता था रीति को। रीति नींद में थी और उसे कुछ अजीब फील हो रहा था तो वह नींद में ही धीरे से आवाज़ करती है क्योंकि मिहिर बहुत ही फोर्सफुली अपने लिप्स को उसके लिप्स पर प्रेस कर रहा था। मिहिर फिर धीरे धीरे करके अपने टंग से रीति के माउथ को ओपन करने की कोशिश करता है क्योंकि मिहिर बहुत डिस्परेट हो रहा था और वह पूरी तरीके से रीति के माउथ को फील करना चाहता था। इसलिए वो अपने टंग से रीति के माउथ को ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन रीति नींद में थी तो वो अपने माउथ को बिल्कुल अभी ओपन नहीं कर रही थी। मिहिर फिर धीरे धीरे से रीति के लिप्स पर उसे छोटे छोटे बाइट करना शुरू कर देता है जिस वजह से रीति थोड़ी थोड़ी आवाज़ें करने लगती है और वह धीरे धीरे करके अपने माउथ को भी ओपन करने लगती है। मिहिर जब ये देखता है तब वह स्माइल करता है और वह डेस्परेटली रीति को और भी ज़्यादा डीप किस करना शुरू कर देता है। उसे पता ही नहीं चलता वह कब रीति एग्रेसिवली किस करने लगता है। वही रीति को नींद में ही अपने लिप्स पर हल्का हल्का दर्द फील होने लगता है। रीति फिर धीरे धीरे करके अपने आइज को ओपन करती है और जब वह मिहिर को अपने ऊपर झुके हुए देखते हैं तो वह उसे धक्का मार के खुद से दूर करने की कोशिश करने लगती है। मिहिर तब जाकर अपने सेंसर्स में वापस आता है और वो तुरंत उसे थोड़ा सा दूर हो जाता है और उसे देखते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं क्या कर रहा था, मैं ऐसे कैसे बहक सकता हूँ, वह गॉड ये मेरे से क्या हो गया। वही रीति अपने आंखों में आंसू लिए मिहिर को डरते हुए देखती है और फिर वह अपने आप को देखते हैं जो अभी भी मिहिर के गोद में लेटी हुई थी। ये देखकर वह बुरी तरह से डर जाती है और जल्दी से उसे एकदम दूर हो जाती है और डरते हुए कहती है, आई एम सॉरी, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, मैं तो गलती से सो गई थी। मिहिर जब ये देखता है तो वह उसका हाथ पकड़ के एकदम से अपनी तरफ खींच लेता है जिससे रीति उसके गोद में आकर बैठ जाती है। मिहिर फिर रीति की तरफ देखता है और अपने एक हाथ से उसकी चिन को पकड़ के उसकी फेस को ऊपर करता है और कहता है, तुम रो क्यों रही हो, मैं तुम्हें मना किया है ना रोने से और तुम इतनी डरी हुई क्यों हो। रीति अपनी डरी हुई नजरों से मिहिर को देखती है और धीरे से कहती है, क्योंकि आप मुझे खा रहे थे, आप मुझे खा जाना चाहते हो ना, प्लीज आप मुझे मत खाओ। मिहिर उसको अपनी कंज्यूरिंग नजरों से देखा है और कहता है, रीति क्या बोल रही हो, मैं तुम्हें क्यों खाऊंगा। रीति रोते हुए कहती है, क्योंकि आपको भूख लगी है ना। मिहिर कहता है, हाँ तो अगर मुझे भूख लगी है तो मैं खाना खाऊंगा ना, मैं इंसान को थोड़ी खाऊंगा। रीति ने रुआंसी आवाज में कहा, हाँ अभी आप मेरे होठों को खा रहे थे और फिर जब आपका पेट नहीं भरता तो आप मुझे भी खा जाते। मिहिर ने पहले तो उसे घूरा, फिर उसके इस मासूम जवाब पर हल्की हंसी रोकते हुए कहा, ओह तो तुम कहना चाहती हो कि मैं तुम्हें खा रहा था। रीति ने धीरे से सिर हिलाया। मिहिर के होठों पर एक हल्की सी शरारती मुस्कान आई। उसने अपनी बाहें कसकर रीति के चारों ओर लपेट ली और धीमी मोहक आवाज में फुसफुसाया, अगर मैं तुम्हें खाऊंगा तो धीरे धीरे खाऊंगा ताकि तुम ज्यादा भाग न सको।
रीति की आंखें बड़ी हो गईं। नट नहीं। मिहिर फिर रीति की तरफ देखता है और कहता है, रीति तुम्हें भूख लगी है। रीति यह सुनकर डर जाती है और उसका पूरा चेहरा सफेद पड़ जाता है। उसको इतना डरा हुआ देखकर मिहिर अपने हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाता है और जोर जोर से हंसने लगता है। और फिर जी भर के हंस लेने की बात कहता है, मैं तुम्हें खाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ तुम्हें भूख लगी है क्या, तुम खाना खाना चाहती हो, मैं खाना मंगवा दो तुम्हारे लिए। रीति उसकी बात सुनकर डरते हुए अपना सर हाँ में हिला देती है। तभी डोर पर नॉक होता है तो मिहिर उसे अंदर आने के लिए। मोहित जैसे ही रूम के अंदर आता है वह रीति और मिहिर को देखता है। उन्हें देखने के बाद वहां जल्दी से अपने फेस को टर्न कर लेता है और कहता है, आई एम सॉरी बॉस। मिहिर मोहित की तरफ देखता है और कहता है, मोहित ऐसा कुछ भी नहीं है। वही रीति मिहिर की गोद से जल्दी से उठ जाती है और एक किनारे जाकर खड़ी हो जाती है। राघवेंद्र जी अपना काम खत्म करके मिहिर के केबिन में आ जाते हैं और रीति को देखते हुए कहते हैं, रीति बेटा तुम ठीक तो हो ना। रीति उसकी बात सुनकर अपना सर हाँ में हिला देती है और उसके चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल आ जाती है। तभी मिहिर कहता है, दादाजी बैठिए हैं, हम लोग साथ में लंच कर लेते हैं, लंच का टाइम हो गया है। फिर वह मोहित की तरफ देखता है और कहता है, मोहित जो और सबके लिए लंच लेकर आओ। मोहित भी ओके बोलकर वहां से चला जाता है। वही मिहिर वापस अपने चेयर पर जाकर बैठ जाता है और अपना काम करने लगता है। फिर कुछ देर बाद मोहित सबके लिए लंच लेकर आ जाता है और उसे टेबल पर अच्छे से लगाकर उन सबको लंच करने के लिए बोलकर वहां से बाहर चला जाता है। फिर तीनों बैठकर अच्छे से लंच करते हैं और उसके बाद रीति राघवेंद्र जी के वापस से घर चली जाती है। रात के समय रीति हॉल में श्रेया के साथ बैठी हुई होती है और वह अपने बुक्स को बहुत ही एक्साइटेड होकर देख रही होती है क्योंकि श्रेया कॉलेज से आते समय उसके लिए उसके बुक्स लेकर आई थी। क्योंकि कल रीति का एडमिशन होने वाला था उसी कॉलेज में जिस कॉलेज में वह पढ़ती थी। रीति बहुत ही खुश होकर उन किताबों को देख रही होती है और तभी उसको यश सामने से आते हुए दिखाई देता है तो वह स्माइल करते हुए उसके पास जाती है और कहती है, अंकल देखिए मेरे लिए बुक्स आ गए, अब मैं भी स्कूल जाऊंगी। यश रीति की बात सुनकर अपना मुंह बना लेता है जैसे उसने कड़वा करेला खा लिया हो और फिर वह रीति को अपनी आंखें छोटी करके उसे घूरने लगता है और कहता है, मेरी लिटिल भाभी मैंने आपसे कितनी बार बोला है ना आप मुझे अंकल मत बोला करो। मतलब मेरे जैसे हैंडसम बंदा कहाँ से आपको अंकल लगता है। मेरी अभी तक गर्लफ्रेंड नहीं बनी और आपने मुझे अंकल ही बना दिया है। ये दिन देखने से पहले मैं किसी खूबसूरत सी लड़की की बाहों में क्यों नहीं गिर गया। श्रेया यश की नौटंकी देखकर हंसने लगती है और कहती है, भाई बस भी करो, मेरा पेट दर्द करने लगा हंसने की वजह से। मतलब इतना ड्रामा कौन करता है, सच में आप ड्रामा क्वीन हो। आपको लड़का नहीं लड़की बनकर पैदा होना चाहिए था। लगता है भगवान ने गलती से आपको लड़की की जगह पर लड़का बनाकर भेज दिया यहाँ पर। यश उसकी बात सुनकर उसके गालों को पकड़ता है, कहता है, बस पर छोटी चुहिया। फिर तीनों आपस में मस्ती करने लगते हैं। रीति की हंसी पूरे हॉल में गूंज रही थी। यश ने उसका एक हाथ पकड़ रखा था और उसे अपनी तरफ खींच रहा था। वहीं दूसरी तरफ से श्रेया उसे अपनी ओर खींच रही थी। अरे यार छोड़ो वरना मैं गिर जाऊंगी, रीति हंसते हुए बोली। यश मजाक में बोला, गिर भी गई तो क्या, मैं पकड़ लूंगा। श्रेया हंसकर बोली, और मैं भी। तीनों अपनी मस्ती में इतने मग्न थे कि उन्होंने दरवाजे पर खड़े मिहिर की जलती हुई निगाहों को नोटिस ही नहीं किया। उसकी आंखें सीधे रीति पर टिकी थीं, जो बिना किसी झिझक के इतनी हंसी मजाक कर रही थी, बिल्कुल वैसे जैसे वो किसी बेहद करीबी के साथ हो। ये लड़की हर किसी के साथ इतनी खुलकर हंस सकती है, बस मुझसे ही नहीं। मिहिर की उंगलियां मुट्ठियों में कस गईं। क्या मैं इसका सबसे बड़ा दुश्मन हूँ जो मुझसे हमेशा इतनी दूरी बनाकर रखती है। उसका गुस्सा अब और नहीं थमा और वह तेज कदमों से आगे बढ़ा। अचानक उसने यश को पीछे से पकड़ लिया। तू यहाँ क्या कर रहा है? मिहिर की आवाज ठंडी मगर सख्त थी। यश ने चौंक कर पीछे देखा, फिर कंधे उचकाकर बोला, अबे मिहिर, तुझे दिख नहीं रहा? मस्ती कर रहा हूँ। मिहिर की आंखों की सख्ती और बढ़ गई। ये तो मुझे भी दिख रहा है, लेकिन मैंने पूछा, तू इस वक्त मेरे घर पर क्या कर रहा है? यश मुस्कुरा कर बोला, अबे तुझे कब से भूलने की बीमारी हो गई?
तूने ही तो कहा था कि जब तक तू नहीं आता तब तक मैं यहाँ रुकूं। मिहिर ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, अब मैं आ गया हूँ तो अब तू यहाँ से जा सकता है। यश ने नकली आह भरी, ऐसे कैसे? अब तो मैं यही डेरा डालने वाला हूँ। मिहिर के चेहरे की कठोरता और बढ़ गई, लेकिन यश अभी भी अपनी चुटीली बातों से बाज नहीं आया था। फिर वह मिहिर के एकदम नजदीक आकर धीरे से फुसफुसाते हुए उसके कान में कहता है, वैसे एक बात बता, तुझे इतनी जल्दी जलन क्यों हो रही है? यश ने मजे से मुस्कुरा कर कहा, अपनी बीवी को मेरे साथ देखकर तेरा ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ रहा है? मिहिर ने उसे घूरा, लेकिन कुछ बोला नहीं। यश अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, पर असली खेल तो कल से शुरू होगा। कल से न, रीति कॉलेज जाने वाली है। मिहिर का दिल एक अजीब सी बेचैनी से सिकुड़ गया, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को छिपाए रखा। यश ने जानबूझकर उसकी प्रतिक्रिया देखने के लिए आगे कहा, और तुझे तो पता ही होगा कॉलेज में कितने हैंडसम लड़के होते हैं। अगर उसे कोई पसंद आ गया तो? मिहिर के जबड़े भींच गए। यश मुस्कुराकर आगे कहता है, वैसे भी अब उसकी उम्र ही ऐसी है, बॉयफ्रेंड बनाने की उम्र। क्या पता सच में कोई पसंद आ जाए और वो तेरे सामने ही उसे खड़ा कर दे। रीति ने चौंककर यश की तरफ देखा, यश बकवास मत कर। लेकिन यश रुका नहीं, वो तो मिहिर को और चिढ़ाने के मूड में था। मतलब सोच न, कोई लड़का आएगा, उसे घुटनों पर बैठकर प्रपोज करेगा, रोमांटिक डेट्स पर ले जाएगा, प्यार भरी बातें करेगा, और फिर एक दिन वो तुझे बोलेगी, मिहिर मैं अब और इस शादी में नहीं रह सकती, मुझे सच्चा प्यार मिल गया है। मिहिर की आंखें अब गहरे गुस्से से लाल हो गई थीं, उसकी सांसें भारी हो गईं, और उसके भीतर कुछ चलने लगा था। यश ने और वार किया, वैसे भी तू तो उसे प्यार करता नहीं, तो वो अपने लिए कोई ऐसा ढूंढेगी ही न जो उसे सच में प्यार करे। आखिर तेरे जैसे सुपर अनरोमांटिक इंसान के साथ कौन जिंदगी भर रह सकता है? अब मिहिर और बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने एक झटके में यश का कॉलर पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींचते हुए फुफकारा, एक और शब्द निकाला ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझा? यश ने हल्का सा मुस्कुराकर अपना कॉलर छुड़ाया, अरे यार सच कड़वा लगता है ना? मिहिर के चेहरे पर जलन, गुस्सा और कहीं न कहीं एक छुपा हुआ डर था। अगर सच में रीति को कोई और पसंद आ गया तो? ये ख्याल उसे अंदर तक झकझोर गया। तो एवरीवन बाय और थोड़ा सा कमेंट भी कर दिया करो, बच्चे को थोड़ी सी खुशी मिल जाएगी, इससे आप लोगों का घाटा नहीं होगा। अब आगे। मिहिर जैसे ही अपने रूम में आया, उसके दिमाग में अभी भी यश की बातें गूंज रही थी। वह फ्रस्ट्रेटेड था, उलझा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब उसके साथ क्यों हो रहा है। उसने झुंझलाकर अपने बालों में हाथ फिराया और गहरी सांस ली, और तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है जिसे सोचकर वह मुस्कुराने लगता है। थोड़ी देर बाद सब रात का डिनर करके अपने अपने रूम में चले गए होते हैं। रीति भी रूम में आ गई होती है और सोफे पर बैठकर अपना फोन चला रही होती है। तभी मिहिर उसके बगल में जाकर बैठ जाता है और एकदम से उसकी कमर से पकड़ के उठाकर लेता है। रीति कुछ सोच समझ पाते उससे पहले ही वह उसकी गोद में थी। मिहिर अपने दोनों हाथों से उसकी कमर को पकड़े अपने सर को उसके शोल्डर पर रख देता है। ये सारी चीजें देखकर रीति चौंक जाती है और कहती है, हस्बैंड आप ये क्या कर रहे हैं? मिहिर अपनी सीरियस वॉइस में कहता है, मुझे तुमसे बात करनी है। तुम कल से कॉलेज जा रही हो, लेकिन वहाँ किसी से भी बात नहीं करनी, खासकर लड़कों से, उसने सख्त लहजे में कहा। रीति धीरे से कहती है, क्या? लेकिन क्यों? मिहिर ने उसे और भी कसकर पकड़ लिया, क्योंकि लड़के बहुत बुरे होते हैं और वे तुम्हारे दोस्त बनने के लायक नहीं हैं। रीति बड़ी ही मासूमियत से कहती है, लेकिन श्रेया दी ने तो कहा था मुझे सबसे दोस्ती करनी होगी। उसकी बात सुनकर मिहिर एक पल के लिए सोच में पड़ गया। वह उसे यह नहीं बता सकता था कि उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि वह इतना पॉसेसिव क्यों हो रहा है। फिर वह एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, ठीक है तुम लोगों से दोस्ती कर सकती हो, लेकिन सिर्फ लड़कियों से लड़कों से दूर रहना, क्योंकि लड़के बहुत ही डरावने होते हैं। अगर तुम उनसे दोस्ती करोगी तो वो तुम्हें उठाकर किसी मॉन्स्टर के हवाले कर देंगे। रीति अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहती है, सच में? मॉन्स्टर कौन सा? मिहिर अपनी हंसी दबाते हुए कहता है, बहुत ही भयंकर मॉन्स्टर।
लंबे लंबे दांत, लाल लाल आंखें और वो लड़कियों को देखकर गुर्राता भी है। और अगर कोई लड़का तुमसे ज्यादा बात करने लगे तो समझ लेना कि वो उसी मॉन्स्टर का आदमी है। मिहिर ने उसे और डराने की कोशिश की। रीति की आंखें और बड़ी हो जाती है और फिर वो डरते हुए कहती है, हस्बैंड मुझे कॉलेज नहीं जाना, मुझे घर पर रहना है, अगर वो मॉन्स्टर मुझे खो गया तो। और फिर वो कुछ सोचकर कहती है, और मुझे आपसे भी बात नहीं करनी है क्योंकि आप ही तो लड़के हो। मिहिर भौचक्का रह गया, उसने खुद ही अपने लिए जाल बिछा लिया था। रीति डरते हुए मिहिर को देखती है और कहती है, आप मॉन्स्टर के आदमी तो नहीं हो ना। मिहिर ने झट से उसे और करीब किया और उसकी नाक दबाकर कहा, मैं मॉन्स्टर नहीं, तुम्हारा हस्बैंड हूँ, समझी। नेक्स्ट मॉर्निंग राघवेंद्र जी रीति का एडमिशन करवाने के लिए उसके साथ जाने वाले होते हैं, लेकिन मिहिर तुरंत उन्हें मना कर देता है और कहता है, रीति का एडमिशन मैंने करवा दिया है और उसे कॉलेज छोड़ने के लिए कोई नहीं जाएगा क्योंकि मैं ज्यादा किसी को पता चले वह कौन है। वैसे भी वो कॉलेज मेरी है तो उसे वहां पर कोई खतरा नहीं होगा, मैं उससे दूर रहकर भी उसे पर नजर रख सकूंगा। थोड़ी देर बाद रीति का पहला दिन था। हल्की गुलाबी रंग की घुटनों तक लंबी फ्रॉक, जिसकी लेस पर नन्हे सितारे जड़े थे, और बालों की ऊंची पोनीटेल उसे और भी मासूम बना रही थी। उसकी आंखों में कॉलेज को लेकर जिज्ञासा और हल्का सा डर दोनों झलक रहे थे। जैसे ही उसने कॉलेज के गेट में कदम रखा, सामने ही कुछ सीनियर्स दिखे। उनके चेहरे पर वही आदतन शरारत थी जो हर नए स्टूडेंट को सताने का इशारा कर रही थी। अरे देखो तो, एक नन्ही परी हमारे कॉलेज में कैसे आ गई। रीति को याद आया कि मिहिर ने चेताया था, सीनियर से बचकर रहना। उसकी चाल धीमी हो गई, लेकिन तभी किसी की भारी आवाज ने उसे जड़ कर दिया। हे लिटिल गर्ल, कहाँ भाग रही हो। रीति के पैर वही ठिठक गए। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। एक लंबा गठीला लड़का सामने खड़ा था, जिसकी आंखों में शरारत की चमक थी। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन वह रीति को नजरें झुका लेने पर मजबूर कर रही थी। इतनी मासूम और प्यारी, डॉल जैसी लग रही हो, सच में, कहते हुए उसने झट से अपना हाथ बढ़ाया और रीति के गाल हल्के से खींच दिए। रीति के आंखों में शर्म और डर दोनों थे। तभी पीछे से एक लड़की आए और उस लड़के के कंधे पर हाथ रखकर बोली, हे तुम इसके गाल नहीं खींच सकते। लड़की ने रीति को सिर से पांव तक देखा और फिर व्यंग्य से हंसते हुए कहा, बेबी डॉल, तुम्हें इस वक्त स्कूल में होना चाहिए, कॉलेज में नहीं। रीति ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं छोटी नहीं हूँ, मैं बड़ी हो गई हूँ। और यह सुनते ही आसपास खड़े सभी लोग जोर से हंस पड़े। ओह, बड़ी हो गई। सीनियर लड़का मुस्कुराया, तो फिर बड़ी बच्ची के लिए एक डेयर है। जो लड़का सामने से आ रहा है, जाओ उसे प्रपोज करो। रीति के होठ सूख गए, उसकी उंगलियां ठंडे पसीने से गीली हो गईं, उसकी आंखें डर से फैल गईं। नहीं, यह मैं नहीं कर सकती, उसने कांपती आवाज में कहा। लेकिन भीड़ उसे जाने देने के मूड में नहीं थी। सीनियर्स के उकसाने पर उसे मजबूरन उस लड़के के पास जाना पड़ा। वह लड़का कोई आम इंसान नहीं था। अगस्त वालिया बलिया खानदान का इकलौता वारिस, वह जिसे अपनी शर्तों पर जीने की आदत थी, वह जिसे लड़कियों से नफरत थी। रीति कांपते कदमों से उसके सामने पहुंची, आंखें नीचे, दिल तेज धड़क रहा था। आई लव यू, उसने किसी तरह फुसफुसाते हुए कहा। मिनटों तक सन्नाटा रहा। अगस्त ने धीरे से अपना सिर झुकाया। उसकी गहरी भूरी आंखें रीति पर टिकी थीं। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बल्कि वह ठंडापन था जिससे सामने वाला कांप जाए। फिर उसने एक कदम आगे बढ़ाया और रीति के चेहरे के करीब आकर फुसफुसाया। क्या कहा? रीति ने कांपते हुए दोबारा बोलने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। अगस्त की नजरें उसकी मासूमियत को टटोल रही थी, लेकिन उसकी आवाज पूरी तरह बर्फ की तरह ठंडी थी। तुमने गलत इंसान से पंगा ले लिया है, छोटी बच्ची। अब इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। और ठीक उसी पल अगस्त के फोन की स्क्रीन चमकी। उसके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट वायरल हो रहा था। आई डोंट बिलीव इन लव एंड आई हेट क्लिंगी गर्ल्स, स्टे अवे।
रीति सब अगस्त के नजरों को अपने ऊपर फील करती है तो वह डर से कांपने लगती है। वही पीछे खड़ी बुल्ली गैंग जब रीति को इस तरह से डरते हुए देखते हैं तो वह जोर जोर से हंसने लगते हैं, जिससे अगस्त का ध्यान उन सब की तरफ चला जाता है और वह उन सबको अपने खा जाने वाली नजरों से घूरने लगता है और फिर अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, अभी के अभी तुम सब मुझे मेरे ऑफिस में मिलो। अगस्त वालिया, उम्र 28 साल, उम्र ब्राउन आइज, 5 फीट 7 इंच हाइट, दिखने में हैंडसम लेकिन ये भी बेरहम है। यह एक बड़े कंपनी के सीईओ है लेकिन यहाँ एक फिजिक्स के प्रोफेसर भी। बाकी इनके बारे में आगे कहानी में जानेंगे। थोड़ी देर बाद अगस्त के ऑफिस रूम में चारों बच्चे सिर झुकाए खड़े थे। अगस्त की आंखों में गुस्सा था और उनका रौबदार स्वर पूरे रूम में गूंज रहा था। अगस्त थोड़े गुस्से से कहता है, आज तुम लोगों ने ये हरकत की तो की, लेकिन ध्यान रखना, आज के बाद अगर तुमने फिर से ऐसी हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? चारों बच्चे सहमे हुए थे लेकिन अगस्त का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। अगस्त गुस्से में आगे कहता है, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई न्यू स्टूडेंट को बुली करने की? क्या यही सिखाया जाता है तुम्हारे घरों में? क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? चारों बच्चों ने नजरें झुका लीं। उनकी चुप्पी अगस्त के गुस्से को और बढ़ा रही थी। अगस्त ने आगे कहा, स्कूल में सीनियर होना कोई लाइसेंस नहीं देता तुम्हें कि तुम अपने जूनियर्स को परेशान करो। अगर अगली बार ऐसी कोई शिकायत आए तो सस्पेंशन के लिए तैयार रहना। इतना कहने के बाद उन्होंने गहरी सांस ली और फिर उनकी नज़र रीति पर पड़ी। अगस्त रीति को घूरते हुए कहता है, और तुम न्यू स्टूडेंट, तुम्हें क्या लगा कि अगर ये कुछ भी कहेंगे तो तुम्हें मानना पड़ेगा? जब तुम्हें पता था कि ये गलत कर रहे हैं तो तुमने शिकायत क्यों नहीं की? रीति घबरा जाती है और कहती है, सर, मुझे लगा कि अगर मैंने कुछ कहा तो वे मुझे और ज्यादा तंग करेंगे। अगस्त गंभीरता से कहता है, हमेशा याद रखना, गलत का साथ देना भी उतना ही गलत होता है। अगली बार ऐसी गलती मत करना, समझी? रीति ने चुपचाप सिर हिलाया। अगस्त फिर लास्ट बार उन सबको एक नज़र घूरता है और कहता है, आप सब अपनी अपनी क्लास में जाओ और आगे से ऐसी कोई हरकत मत करना वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। चारों बच्चों और रीति ने बिना कोई और बहस किए चुपचाप क्लासरूम की तरफ कदम बढ़ा दिए। प्रोफेसर अगस्त ने एक गहरी सांस ली और सिर हिलाते हुए बुदबुदाए, आजकल के बच्चे। थोड़ी देर बाद रीति क्लासरूम का दरवाजा धीरे से खोलती है। अंदर घुसते ही उसकी नजरें खाली बेंच ढूंढने लगी। क्लास का माहौल हलचल भरा था। कुछ बच्चे हंसी मजाक कर रहे थे, कुछ नोट्स पढ़ रहे थे तो कुछ मोबाइल में लगे थे। रीति ने लंबी सांस ली और धीरे धीरे चलते हुए एक खाली बेंच की तरफ बढ़ी। उसने अपने कंधे से बैग उतारकर बेंच पर रखा ही था कि बगल में बैठी लड़की ने उसकी तरफ घूरते हुए कहा, यहाँ पहले से कोई बैठा है, तुम कहीं और जाकर बैठो। लड़की के चेहरे पर स्पष्ट नफरत झलक रही थी। रीति ने चौंक कर उसकी ओर देखा, लेकिन कुछ कहे बिना बैग उठाया और दूसरी खाली बेंच की तरफ बढ़ गई। वह जैसे ही वहां पहुंची और बैठने लगी, तभी वहां बैठे लड़के ने घूरते हुए कहा, ये सीट पहले से रिजर्व है, यहाँ बैठने की जरूरत नहीं है। रीति को हल्की ठेस लगी, लेकिन उसने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की और धीरे धीरे एक और खाली सीट की तरफ बढ़ गई। पर जैसे ही वह वहां बैठने लगी, अगली लड़की ने भी तुनक कर कहा, सॉरी, ये सीट मेरी बेस्ट फ्रेंड के लिए है, तुम कहीं और बैठो। अब रीति की आंखें हल्का सा नम होने लगी थी। पूरे क्लासरूम में उसने अपनी जगह खोजी, लेकिन हर बेंच से उसे वही जवाब मिला, कोई और बैठा है, सीट रिजर्व है, तुम कहीं और बैठो। हर कोई उसे अस्वीकार कर रहा था, कोई भी उसे अपने पास बैठने नहीं दे रहा था। उसका दिल भारी होने लगा। उसकी नजरें क्लास के बच्चों पर दौड़ी, लेकिन हर जगह उसे अनदेखा किया जा रहा था। कुछ लोग उसके हाल पर मुस्कुरा रहे थे, कुछ उसे देख भी नहीं रहे थे और कुछ उसे घूरकर नजरें फेर ले रहे थे। आखिरकार वह हारकर क्लास के सबसे पीछे वाली बेंच पर जाकर बैठ गई। वहां कोई नहीं था। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। उसने तेजी से सिर झुका लिया ताकि कोई देख न सके, लेकिन उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू उसकी गोद में गिरने लगे। उसका दिल अंदर ही अंदर रो रहा था, मैंने ऐसा क्या किया कि कोई भी मुझे अपने पास बैठने नहीं देना चाहता। क्लासरूम की हलचल उसके कानों तक पहुंच रही थी,
लेकिन अब वह सब कुछ सुनने की हालत में नहीं थी। वह बस अपनी गोद में मुट्ठियां भींचे आंसुओं को रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। कुछ देर बाद अगस्त क्लासरूम में दाखिल होता है। उनके काले बूट्स के टकराने से जमीन पर हल्की आवाज हुई और पूरा क्लासरूम एकदम शांत हो गया। उनकी मौजूदगी ही इतनी भारी थी कि कोई भी छात्र फालतू की हरकत करने की हिम्मत नहीं करता था। वह अपने नोट्स टेबल पर रखे और बिना किसी भूमिका के सीधा सवाल दाग दिया। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाइड फोर्स 0 हो तो क्या वो मूव कर सकता है? सवाल बेहद आसान था, कम से कम उनकी नज़र में। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें उठाकर क्लास की ओर देखा, सभी छात्रों के चेहरे पर एक अजीब सा खालीपन था। कोई भी जवाब देने के लिए आगे नहीं आया। उनकी भौहें तन गईं। उन्होंने क्लास में एक सरसरी नज़र दौड़ाई, लेकिन हर कोई उनकी आंखों से बचने की कोशिश कर रहा था। कुछ स्टूडेंट्स नोटबुक के पन्ने पलटने लगे, जैसे वहां से जवाब मिल जाएगा, तो कुछ स्टूडेंट्स अपने डेस्क पर रखे पेन को ऐसे घुमा रहे थे मानो बहुत गहरी सोच में हों। अगस्त का धैर्य जवाब देने लगा था। वह कड़क आवाज में कहता है, तुम लोगों को सच में नहीं पता। इतना आसान सवाल पूछ रहा हूं और कोई जवाब नहीं दे सकता। क्लास में सन्नाटा पसरा रहा। तभी पीछे की सीट से एक हल्की आवाज आई, हाँ सर, मूव कर सकता है अगर उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न हो, लेकिन वो पहले से ही मोशन में हो तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अनुसार वो तब तक मूव करता रहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगे। आवाज इतनी धीमी थी कि क्लास में किसी को ठीक से सुनाई भी नहीं दिया। अगस्त की भौहें चढ़ जाती है और वह थोड़े गुस्से से कहता है, क्या तुम चींटी की तरह बड़बड़ाना बंद कर सकती हो? जरा ऊंची आवाज में बोलोगी? उसकी इतनी डरावनी आवाज सुनकर रीति की धड़कनें तेज हो जाती है, क्योंकि उसने पहले ही पूरी हिम्मत जुटाकर जवाब दिया था, लेकिन अब फिर से बोलने के लिए कहा जा रहा था। वह हिचकिचाती हुई एक बार फिर धीरे से वही जवाब दोहराती है। तभी अगस्त ने झुंझलाते हुए कहता है, ओह गॉड, तुम आगे आओ और यही मेरे सामने खड़े होकर जवाब दो। रीति घबराकर अपनी सीट से खड़ी हो जाती है। उसके पैरों में हल्की कंपकंपी थी। क्लास में सबकी नजरें अब उसी पर टिक गई थी। वह धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए अगस्त के सामने आकर खड़ी हो जाती है। उसने सिर झुकाया हुआ था, मानो किसी कठोर सजा के लिए तैयार हो। अगस्त की आंखों में चुभता हुआ गुस्सा था और रीति की आंखों में घबराहट। वह एक छोटे से खरगोश के बच्चे जैसी लग रही थी, जो किसी विशाल और खतरनाक शेर के सामने खड़ा हो। अब बोलो, अगस्त ने लगभग आदेश दिया। रीति ने हिम्मत जुटाकर एक बार फिर वही जवाब दिया, लेकिन इस बार उसकी आवाज पहले से थोड़ी तेज थी। अगस्त कुछ सेकंड तक उसे घूरता है, फिर अचानक उनके चेहरे का भाव बदल जाता है। उनकी आंखों में गुस्से की जगह एक हल्की सी संतुष्टि झलकी। शानदार, उन्होंने सराहना भरी आवाज में कहा, कम से कम किसी को तो जवाब पता था। रीति ने राहत की सांस ली, लेकिन उसकी हथेलियां अब भी पसीने से नम थीं। वह चुपचाप अपनी सीट पर लौट गई, जबकि क्लास के बाकी स्टूडेंट्स उसे हैरानी से देख रहे थे। आज पहली बार किसी ने प्रोफेसर अगस्त के गुस्से के बीच अपनी आवाज निकाली थी, और वह कोई और नहीं बल्कि वही साइलेंट रीति थी, जो क्लास में सबसे कम बोलती थी। रीति जब कॉलेज से घर आती है तो उसे पता चलता है राजीव जी आउट ऑफ कंट्री जाने वाले हैं उसे टाइम। जब ये चीज उसको पता चलती है तो वह बहुत ही ज्यादा सैड हो जाती है, क्योंकि आज रात को ही उनको निकलना होता है। तभी मिहिर भी ऑफिस से आ जाता है और कहता है, दादाजी आपकी फ्लाइट 1 घंटे के अंदर है, आपकी पैकिंग हो गई है। राघवेंद्र जी उसकी बात सुनकर कहते हैं, हाँ सारी पैकिंग हो गई है, तुम बस मुझे ले चल के छोड़ आओ। थोड़ी देर बाद राघवेंद्र जी तैयार होकर नीचे हॉल में आ जाते हैं और फिर वह रीति के पास जाते हैं और कहते हैं, बेटा मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो तुम अपना अच्छे से ख्याल रखना, ठीक है? तभी वहां पर श्रेया और मिहिर भी आ जाते हैं। राघवेंद्र जी उन दोनों को देखते हुए कहते हैं, और हाँ तुम दोनों मेरे बच्चे को परेशान मत करना, क्योंकि अगर आने के बाद मुझे पता चल गया ना कि तुम दोनों ने मेरी बेटी को परेशान किया है तो तुम दोनों की टांगे तोड़ दूंगा मैं। श्रेया कहती है, दादाजी आपको पता है ना मैं कितनी क्यूट हूँ, मैं क्यों परेशान करूंगी अपनी प्यारी सी भाभी को। लेकिन हाँ मैं भाई का कुछ नहीं कह सकती।
राघवेंद्र जी उसकी बातें सुनकर मिहिर की तरफ देखने लगते हैं। कहते हैं, देखो अगर तुमने उसे हक किया ना तो मेरे से मेरा कोई नहीं होगा। मिहिर कहता है, दादाजी ऐसा कुछ नहीं होगा, आप आराम से जाइए, मैं इसका अच्छे से ध्यान रखूंगा। फिर राघवेंद्र जी को लेकर मिहिर एयरपोर्ट चला जाता है। रात के 7 बजे रीति मिहिर के बेडरूम में बैठी शांति से अपना होमवर्क कर रही थी। कमरे में हल्की रोशनी थी, पेन की आवाज और पन्नों की सरसराहट के अलावा सब कुछ शांत था। तभी अचानक बिजली कड़कने की जोरदार आवाज आई। रीति चौंक कर खिड़की की तरफ देखती है। बाहर तेज बारिश हो रही थी। हल्की हल्की ठंडी हवाएं खिड़की से अंदर आ रही थी। उसके चेहरे पर एक मुस्कान खिल गई। उसे बारिश बहुत पसंद थी। वो तेजी से अपनी नोटबुक बंद करती है और बालकनी का दरवाजा खोलकर बाहर चली जाती है। बारिश की बूंदें हवा के साथ उसके चेहरे से टकराती हैं और वो आंखें बंद कर एक गहरी सांस लेती है। इधर मिहिर की कार गेट पर रुकती है। बाहर जोरदार बारिश हो रही है। जैसे ही मिहिर कार से बाहर निकलता है, एक बॉडीगार्ड दौड़कर छाता लेकर उसके पास आता है। मिहिर सिर हिलाते हुए आगे बढ़ता है और घर के अंदर दाखिल होता है। भीगते भीगते वो जैसे ही हॉल में आता है, हाथ में पकड़ी सारी फाइलें वहीं कोच पर रख देता है और ऊपर अपने कमरे की ओर बढ़ता है। कमरे में घुसते ही उसकी नजर चारों तरफ दौड़ती है। रीति, वो बुदबुदाता है। कमरा खाली था। वो धीरे धीरे अपने शर्ट के बटन खोलता है, क्योंकि उसे जल्दी तैयार होकर एक बिजनेस पार्टी में जाना था। ये पार्टी उसके लिए बेहद जरूरी थी, लंदन में बिजनेस सेटअप के लिए पहला बड़ा मौका। शर्ट उतारकर वो काउच पर रख देता है और वॉशरूम चला जाता है। कुछ ही मिनटों बाद वो नहाकर बाहर आता है, साफ सुथरी सफेद शर्ट और काली पैंट में, पर उसकी नजर अब भी दरवाजे पर थी। कहाँ गई ये लड़की? वो तुरंत नीचे जाता है, हॉल को ध्यान से चेक करता है, पर रीति नहीं थी। फिर श्रेया के कमरे में झांकता है, वो तो गहरी नींद में थी। धीरे से दरवाजा बंद करके बाहर निकलता है और एक सर्वेंट को रोकता है, रीति कहाँ है? सर्वेंट जवाब देती है, मैडम तो अपने कमरे में ही थी सर, बाहर जाते नहीं देखा। फिर वह वापस रूम में आ जाता है और ध्यान से तुमको देखता है, लेकिन उसे अभी भी रीति कहीं नजर नहीं आती है। और तभी उसका ध्यान बालकनी के डोर पर जाता है जो ओपन था, और बारिश की जो बूंदें थी वह फ्लो पर गिर रही थी, जिससे पानी अंदर आ रहा था। मिहिर जल्दी से उसे डोर को बंद करने के लिए जाता है, लेकिन तभी उसकी नज़र रीति पर जाती है और वह रुक जाता है। रीति बालकनी में खड़ी होकर बारिश के बूंदों के साथ खेल रही होती है। मिहिर जैसे ही उसको देखता है तो देखता ही रह जाता है। उसकी नज़रें रीति के चेहरे पर जाकर रुक जाती है। रीति के चेहरे पर बारिश की बूंदें पड़ रही होती है, जिससे वह बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। मिहिर को पता ही नहीं चला कि वह कब रीति को देखते हुए रीति के करीब आ गया। मिहिर रीति के पीछे आकर खड़ा हो जाता है। रीति जो इधर से उधर देख रही थी और बारिश को एंजॉय कर रही थी, और तभी अचानक से बारिश के पानी की वजह से उसका पैर स्लिप होने वाला था और वह गिरने ही वाली थी। लेकिन तभी मिहिर उसको उसकी कमर से पकड़ लेता है और उसको अपनी तरफ खींच लेता है। रीति सीधा जाकर मिहिर के चेस्ट पर हिट होती है और वह डर जाती है और कस के अपनी आंखों को बंद कर लेती है। मिहिर जब रीति को अपने इतने क्लोज देखता है तो उसकी हार्ट बीट बहुत ही ज्यादा फास्ट हो जाती है। रीति फिर धीरे से अपनी आंखों को खोलती है और वह एकदम से मिहिर से दूर हो जाती है। वही मिहिर की नज़रें अभी भी रीति के फेस टिकी हुई थी, उसकी नज़रें उसके फेस से हट ही नहीं रही थी। मिहिर धीरे धीरे करके रीति के ओर क्लोज चला जाता है और अपनी एक हाथ को उसकी कमर पर रखता है और उसको पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है, और फिर वह अपने दूसरे हाथ को उसके फेस पर ले जाता है और उसके फेस को टच करने लगता है। वही उसके ऐसा करने की वजह से रीति की हार्ट बीट बहुत ही ज्यादा फास्ट हो जाती है और वह अपनी डरी हुई नजरों के साथ उसे देखने लगती है और कहती है, ये क्या कर रहे हैं आप? लेकिन मिहिर को तो जैसे रीति की कोई आवाज सुनाई ही नहीं दे रही थी। मिहिर अपने एक हाथ से रीति के पूरे फेस को टच करता है और फिर वह उसके लिप्स की तरफ देखा है और अपने एक फिंगर से उसके लिप्स को टच करता है। रीति के लिप्स उसे बहुत ही सॉफ्ट फील होते हैं। मिहिर उसके लिप्स को की देखने लगता है, जो वही जाने की वजह से और ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे, एकदम रेड चेरी की तरह।
मिहिर अपने आप को बिल्कुल भी नहीं रोक पाता और वह धीरे से रीति के लिप्स को अपने लिप्स को प्रेस करता है और धीरे से एक छोटी सी किस करता है। रीति ये देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वह उसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन मिहिर उसको और टाइट करके पकड़ लेता है और अपने एक हाथ से उसके चीन को पकड़कर ऊपर करता है और दोबारा से उसे धीरे धीरे करके किस करने लगता है। अब आगे मिहिर अपने लिप्स को रीति के लिप्स पर रखकर उसको ब्रूटली किस करने शुरू कर देता है। वह उसके लिप्स को पहले तो धीरे धीरे अपने टांग से लिक करता है और फिर सक करने लगता है। रीति को ये सारी चीजें बहुत ही अजीब लग रही होती है और वह अभी भी इन सारी चीजों से बचने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन तभी मिहिर रीति के लिप्स पर हल्का का बाइट करता है जिससे रीति अपने माउथ को ओपन कर देती है। मिहिर जब ये देखता है तो वह जल्दी से अपने टांग को उसके माउथ में इंसर्ट करता है और उसके टांग को सक करने लगता है। रीति जब ये देखती है तो उसे बहुत अजीब फील होता है। रीति को नहीं पता था ये सारी चीज जिसकी वजह से उसे ये सब बहुत ही अजीब लग रहा था और डिफरेंट सा फील हो रहा था। मिहिर फिर रीति को बहुत ही डीपली किस करने लगता है। अब रीति के लिए सांस लेना भी मुश्किल होने लगता है क्योंकि मिहिर उसे सांस लेने का मौका ही नहीं दे रहा है। मिहिर काफी देर तक उसे अच्छे से किस कर लेने के बाद धीरे से उसे छोड़ देता है। वही उसके छोड़ते ही रीति बहुत ही हैवीली ब्रेथ लेने लगती है और हैरान परेशान नजरों से उसे ही देखने लगती है और अपने आप से मन में बात करते हुए कहती है, ये क्या था, ये कर क्या रहे थे। वही मिहिर भी रीति की तरफ ही देख रहा होता है, खासकर उसके लिप्स की तरफ, क्योंकि उसके लिप्स पर ब्लड लगा हुआ था, क्योंकि किस करते टाइम मिहिर ने रीति को बाइट कर लिया था। मिहिर फिर अपने थंब से रीति के लिप्स को प्रेस करता है जिसकी वजह से रीति के मुंह से एक छोटी सी वॉइस निकलती है। ये देखकर मिहिर रीति के फेस की तरफ देखने लगता है जो कि डरा हुआ था। मिहिर फिर जल्दी से रीति को अपनी गोद में कैरी करता है। वही ये देखकर रीति पूरी तरीके से शॉक हो जाती है और कहती है, आप क्या कर रहे हैं, प्लीज मुझे नीचे उतारिए। मिहिर रीति की ओर ऐसे दिखते हैं जैसे उसे उसकी कोई वॉइस सुनाई नहीं दे रही हो। फिर वह रीति को लेकर बेडरूम के अंदर आ जाता है और उसे बेड पर लेटा देता है। वही रीति जल्दी से उठने की कोशिश करती है लेकिन मिहिर वापस से